हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स फॉर जेई मेंस, नीट, एमएसटी, सीईटी सारी एग्जाम्स के लिए है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है सिखाने में जो कोई एग्जाम को ऐसा लगे। सभी एग्जाम्स के लिए है। एकदम डीप में जाके मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम एडवांस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। सो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस 4 होते हैं: आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक। तो मैंने डिसाइड किया है कि हर एक प्रोसेस का मैं अलग अलग लेक्चर बना के इसको एकदम डीपली कवर करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। आज हम करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर नहीं पता है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस तो प्लीज जाकर देख के आइए, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है, आपको मजा आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस। और जिन जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आपके यही कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं। तो और कमेंट्स करते रहिए और बताइए कि लेक्चर को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाना है, और कोई उसमें सुधार करना है तो और बताइए मुझे। मैं हर एक कमेंट को रीड करके लाइक भी करता हूँ और कमेंट भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं और हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, डेल्टा टी वहां पर 0 था, इसलिए वहां पर डेल्टा यू भी 0 था। लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? जरा याद करो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 01, जहां पर हमने यूज किया था एडियाबैटिक वॉल का। जहां पर हमने क्या यूज किया था? एडियाबैटिक वॉल का। मैंने बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि एक पूरा रूम है, रूम के अंदर बहुत सारी गैसेस है, मैंने बीच में एडियाबैटिक वॉल डाल दी तो उसमें से गैसेस के बीच में जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होगी। याद नहीं है तो जाकर वो देख लो, वरना देखने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ कि हमने एडियाबैटिक वॉल नाम की एक चीज का यूज किया था और उसका मतलब यही था कि उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। अगर मैंने एडियाबैटिक वॉल लगा दिया तो उस वॉल के आर पार हीट एक्सचेंज नहीं होगी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि यहां पे हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। यहां पर हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। यानी कि डेल्टा क्यू इज 0, यानी कि डेल्टा क्यू इज 0। ये जो मैंने बताया आपको, आपके दिमाग में ये बात बैठी कि नहीं बैठी? एकदम इजी सी चीज है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 है, यानी कि डेल्टा क्यू 0 है, यानी कि हीट जो है वो 0 है, हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। समझ गया? अगर मैं डेल्टा क्यू को 0 डाल दूं तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा? बताओ सब लोग बताओ। बाहर एकदम जोरदार बारिश हो रही है और इस मौसम में पढ़ाने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगी? इसकी तो सीधी सीधी इक्वेशन है कि नहीं? सीधी इक्वेशन है। डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या है? हीट गेन्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। समझ गए? ये इसको कैसे हम लोग रीड करते हैं वो तो पता है ना भाई? नहीं पता तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर जाके देखो। इस इक्वेशन का मतलब है डेल्टा क्यू यानी कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम और डेल्टा यू तो इंटरनल एनर्जी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैंने इसको 0 डाल दिया, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 है, तो इसको मैंने अगर इसको 0 डाला तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी, हाँ कि ना? यस सर, बन जाएगी। यानी कि यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा यू। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा यू, है कि नहीं? मैंने डेल्टा यू को वहां ढकेल दिया, डेल्टा यू को वहां ढकेल दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। है कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो समझ लेना, जैसे कि जो आइसोथर्मल स्टेट था
जो आइसोथर्मल स्टेट था वो अचीव करना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वैसी कंडीशन अचीव करना बहुत मुश्किल है। ऐसी कंडीशन जहां पर टेम्परेचर चेंज हो ही ना, लेकिन वर्क डन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा प्रोसेस अचीव करना बहुत मुश्किल है। यानी कि आइडियल कंडीशन है ये। आइडियल कंडीशन में हम लोग आइडियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एडियाबैटिक कंडीशन है, यानी कि जो हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन यानी कि हीट एक्सचेंज जीरो, ये कंडीशन को अचीव करना बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है। सिंस ये कंडीशन बहुत रेयर है, इसको अचीव करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज को जीरो करना है, यानी कि मुझे ऐसा प्रोसेस चाहिए जहां पर हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो मुझे इस प्रोसेस को वेरी फास्ट करना पड़ेगा। वेरी फास्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे प्रोसेस को बहुत स्लो रखना था, इस प्रोसेस में मुझे प्रोसेस को बहुत फास्ट रखना पड़ेगा। इतना फास्ट कि वर्क डन भी हो जाए, इंटरनल एनर्जी का भी खेल हो जाए, पूरा सब मामला हो जाए, लेकिन उसमें हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही ना मिले। यहां पर हम लोग फास्ट क्यों रखेंगे इसे, बताओ? इसे हम यहाँ फास्ट क्यों रख रहे हैं प्रोसेस को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बलून है कि नहीं? यहाँ पर एक बलून है, ये बलून है आपका, बलून उड़ रहा है। आपने क्या किया, इसमें सुई डाल दी, इसमें क्या कर दी, सुई डाल दी। तो जैसे ही आप सुई को ऐसे अंदर थोड़ा सा पुश करते हो, बलून फटाक से फट जाता है। और जैसे ही बलून फटता है, उसके अंदर की सारी गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर की गैस अंदर नहीं जाती। वापस मैं समझाता हूं कि जैसे ही आपने यहाँ पर सुई डाल दी, फॉर एग्जाम्पल समझो ना कि एक टायर है ना, एक टायर जो गाड़ी का टायर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। गाड़ी का टायर फट गया, तो फट करके आवाज आती है। और यानी कि वो जब फटा तो बहुत फास्ट फटा। ऐसा तो है नहीं कि टायर था वो पहले थोड़ा फटा, बाद में थोड़ा और फटा, और 10 मिनट के बाद पूरा फट गया, वैसा है नहीं। ऑन द स्पॉट विद इन मिली सेकेंड्स वो टायर फट जाता है। उसको ज्यादा फटने को टाइम नहीं, जैसे ही कुछ नोकीली चीज उसके टच में आएगी तो फटाक से फट जाएगा। उसको फटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, यानी कि प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो अभी इसके पीछे का साइंस क्या है कि जैसे ही टायर फटता है तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी चीज अगर फटे तो उसके अंदर की गैस बाहर आएगी और बाहर की गैस अंदर जाएगी, तब जाके हीट एक्सचेंज होगा, बराबर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टायर है, टायर में एक ऐसा यहाँ पे होल है, ये समझो टायर है ना, ये टायर का सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पर होल है। तो बाहर अंदर की गैस बाहर जाएगी, बाहर की गैस अंदर जाएगी, है कि नहीं? अंदर की गैस बाहर जाएगी, बाहर की गैस अंदर जाएगी, यानी क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। अगर ये स्लो फटेगा तो, है ना, अगर ये स्लो फटेगा तो ये हीट एक्सचेंज होगी, लेकिन इसे फटने में बहुत मिली सेकेंड लगे, यानी कि एकदम थोड़ी सी मिली सेकेंड लग गए, फटाक से फट गया। तो जैसा ये फटा तो अंदर की गैस बाहर निकल गई, लेकिन बाहर की गैस अंदर आ ही नहीं पाई, इसलिए यहां पर हीट एक्सचेंज जीरो है। समझ गए मेरे कहने का मतलब? क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो? हाँ सर, हम समझ पा रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पीड बहुत फास्ट होती है। मेरे कहने का मतलब, जब भी हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर मैंने इसे स्लो रखा या फिर इसको मैंने अगर मीडियम स्पीड में भी रखा तो हीट एक्सचेंज होने के लिए हीट को टाइम मिलेगा, और थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हीट फटाक से एक्सचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप 2 रूम में हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप 2 रूम्स में हो, है ना, ये है रूम नंबर 1, ये है रूम नंबर 2। यहां पर है अजय, यहां पर है विजय, है कि नहीं? और विजय के रूम में एसी नहीं है और अजय के रूम में एसी है। अजय ने एसी चालू किया, अजय ने क्या किया, एसी चालू किया, 16 डिग्री सेल्सियस पे एसी उसने चालू किया। तो इस अजय वाले रूम का टेम्परेचर तो बहुत कम है,
है कि नहीं। अजय वाले रूम का टेम्परेचर तो बहुत कम है, लेकिन विजय के पास ऐसे नहीं है, तो एज कम्पेयर टू अजय इसका टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं। अजय को थोड़ी सी तो गर्मी होगी क्योंकि उसके घर पे एसी नहीं है ना। अभी समझ लो कि बहुत यहाँ पर अभी समर सीजन चल रहा है, समझ लो समर सीजन चल रहा है, तो विजय को तो बहुत गर्मी होगी, लेकिन अजय को गर्मी नहीं होगी क्योंकि उसके पास एसी है। और जैसे ही इन दोनों ने, इसने ये दरवाजा, यहाँ पर दरवाजा है, जैसे इसने दरवाजा खोला, जैसे ही विजय ने ये दरवाजा खोला तो विजय को क्या आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, है कि नहीं। जैसे ही आप घर पे फ्रिज खोलते हो, जैसे आप घर पे फ्रिज खोलते हो तो कैसे एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वैसे ही विजय को भी एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन अगर उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, है ना, जैसे ही दरवाजा खोला उसने खुला ही छोड़ दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि थोड़ी देर में इन दोनों रूम्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जो टेम्परेचर यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अंदर की ठंडी हवा बाहर आ जाएगी। अजय के रूम की ठंडी ठंडी हवा विजय के रूम में चली जाएगी, यानी कि इसमें क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हो गया। क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हो गया, है कि नहीं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ठंडी हवा वहां गई, ठंडी हवा वहां नहीं गई, हीट वहां गई है ना। हीट जो यहाँ पर हीट थी वो अंदर चली गई, हीट जो यहाँ पर थी वो अंदर चली गई, क्योंकि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अगर विजय दरवाजा खोल के एकदम फटाक से बंद कर दे, थोड़ी देर खोला, बंद कर दिया वापस, तो हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं, क्योंकि हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अगर मैंने दरवाजा खोला और 1 घंटे तक खुला ही रहने दिया तो पूरी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, थोड़ी देर के बाद वापस बंद कर दिया, तो हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने एकदम फास्ट दरवाजा बंद कर दिया, यानी कि प्रोसेस क्या था, फास्ट था। तो यही मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस का, कि इसमें प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और हीट एक्सचेंज होने में होने का टाइम ही नहीं मिलता, हीट को हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलो आ ही रहा होगा। अजय और विजय की कहानी, मजा आया। चलो सर मजा आ गया, अभी आगे बढ़ाओ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पता है एक रिलेशन था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन। हाँ, तो पहले एक बात करते हैं PV रिलेशन के बारे में, PV रिलेशन के बारे में, है कि नहीं। PV रिलेशन के बारे में, PV रेज टू गामा यहां पर कांस्टेंट होता है, PV रेज टू गामा यहां पर कांस्टेंट होता है। कहां पर, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट, PV रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट, जहां पर गामा क्या है, गामा मारेगा, गामा क्या है, गामा इज CP अपॉन CV। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब आप पढ़ चुके हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो लेक्चर है उसमें मैंने इसको बहुत डीपली समझाया, गामा इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP अपॉन CV। अगर मुझे इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 1 + 2/F। इसका डेरिवेशन मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लेक्चर में समझाया है, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर वो पहले देख लो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू क्या है, 3, डायएटॉमिक के लिए F की वैल्यू क्या है, 5, पॉली के लिए F की वैल्यू क्या है, 6। समझ गए, 3, 5 और 6 याद रखना है। F की वैल्यू, अगर आपको F की वैल्यू पता है तो ही आपको Y मिलेगा, Y क्या, गामा मिलेगा। अगर F की वैल्यू 3 है तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर F की वैल्यू 3 है तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर F की वैल्यू 3 डाल दो तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/3 यानी कि 5/3 यानी कि 3.1666666, यानी कि गामा की वैल्यू 1.66 है अगर गैस मोनोएटॉमिक है तो। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, है कि नहीं। ये सारी गैसेस जो है वो मोनोएटॉमिक है, यानी कि मोनोएटॉमिक गैस आपको
नोबल गैसेस जो है वो मोनोएटमिक गैस होती है, इतना समझ लो। जो गैसेस किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं करती उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोएटमिक गैस। और ऐसे गैस कौन से है, नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल है, वो दूसरे किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं करेंगे। डायएटमिक यानी कि दो एटम्स हो तो उसे डायएटमिक यानी कि O2 N2, बाद में O2 N2 F2 एक्सेट्रा, यानी कि दो एटम्स अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना डायएटमिक है। पॉलीएटमिक यानी कि दो से ज्यादा एटम हो, फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, NO2 SO2 CO2, है ना, जहां पर दो से ज्यादा एटम हो, यहां पर CH4 यानी कि C और 4 हाइड्रोजन यानी कि 5, N और 2 ऑक्सीजन यानी कि 3, यहां पर भी 3, यहां पर 3, ये दो से ज्यादा एटम हो तो पॉलीएटमिक, दो एटम हो तो डायएटमिक, एक ही एटम हो तो मोनोएटमिक। और सबके F की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको ये टॉपिक अभी भी नहीं समझा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लेक्चर देख लो, बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हवा में, ये इसके ऊपर हम लोग और रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। अब इसे नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब बात करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग यहाँ पर हमेशा आइडियल गैस का इस्तेमाल करेंगे। आइडियल गैस, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग 99.9999999% आइडियल गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे कंडीशंस को आइडियल समझते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पर PV = nRT, ये जो रिलेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर मैं ये यहाँ पर वैलिड होगा क्योंकि मैं आइडियल गैस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए PV = nRT वैलिड है। अगर PV = nRT है तो अगर क्वेश्चन में आया कि PV∝ कांस्टेंट को कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। अब मुझे चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए, तो मुझे चाहिए TV रिलेशन पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। यहां पर क्या करो, P को उड़ा दो। P को उड़ाने के लिए PV = nRT में P को क्या डाल दो, nRT/V, V को नीचे डाल दो तो P = nRT/V। तो इस वाले रिलेशन में PV∝ कांस्टेंट, P के बदले ये डाल दो nRT/V इंटू V∝ कांस्टेंट, है ना। अब N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R तो है ही कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो N और R को नीचे डाल दो, उस साइड भेज दो, = तो उस साइड भेज दो, तो T/V इंटू V∝ कांस्टेंट अपॉन NR। अब कांस्टेंट तो खुद ही कांस्टेंट है, N और R भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा, जब मैं कांस्टेंट को N और R से डिवाइड करूंगा तो ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा, है ना। 4/2 इज 2, ये भी कांस्टेंट ही है। दो कांस्टेंट्स का डिवीजन हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो इसको हटा के मैं एक ही कांस्टेंट लिख देता हूं, है कि नहीं, एक ही कांस्टेंट लिख देता हूं। अब V जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, V∝ इंटू V⁻⁻1। V जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो क्या बन जाएगा, V⁻⁻1 कांस्टेंट। तो ये क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, ये क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। ये याद रखना, ये भी याद रखना, है कि नहीं। दोनों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जेई, नीट, MST, CET में भर के पूछा गया है, तो इसे याद रखना। ये रिलेशन जो मैंने डिराइव किया है, कैसे किया, वो भी याद रखना। अब बात करेंगे कि इस रिलेशन में से अगर मुझे वॉल्यूम के बदले टेम्परेचर चाहिए, इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, इसमें क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। अब मुझे चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, TP रिलेशन, वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे। इसे आप नोट करिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए अब हम डिराइव करेंगे TP रिलेशनशिप, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है,
चलो टीपी रिलेशन, अभी यानी कि यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस यूज करते हैं हमेशा, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हम लोग आइडियल गैस ही यूज करेंगे। तो आइडियल गैस यूज करते हैं तो PV इक्वल टू NRT, ये तो है ही। अब PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस वाले रिलेशन में मुझे V नहीं चाहिए, है ना, मुझे क्या, मुझे T और P के बीच का रिलेशन चाहिए, यानी कि यहाँ पर V को मुझे उड़ाना पड़ेगा। V को उड़ाने के लिए मैं इस इक्वेशन में V को क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर V को अकेला कर दो, NRT अपॉन P, है कि नहीं, P को नीचे लाओ। अब इस वाले इक्वेशन में V की जगह पर ये डाल दो, इस वाले इक्वेशन में V की जगह पर ये डाल दो, तो P इंटू NRT अपॉन P रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक समझा है सबको? यस सर, समझ गए, आगे बढ़ो। अब इसमें गामा जो है वो इन सब में बढ़ जाएगा। अब 4 अपॉन 2 रेज टू 3 है, तो 4 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3 में इसे लिख सकता हूं ना, ये पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, गामा इन सब में बढ़ जाएगा, यानी कि P इंटू N रेज टू गामा, R रेज टू गामा, T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझा यहां तक? अब गामा तो कांस्टेंट ही है कि नहीं, गामा तो एक नंबर ही होगा, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे CP अपॉन CV या तो 1 + 2/f, ये एक नंबर ही आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो गामा एक कांस्टेंट है, तो n तो पहले ही कांस्टेंट था, यानी कि n रेज टू गामा, नंबर रेज टू नंबर, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 4 रेज टू 3, 3 रेज टू 4, कुछ भी आप करोगे, नंबर रेज टू नंबर करोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि n रेज टू गामा और r रेज टू गामा कांस्टेंट है, यानी कि n रेज टू गामा और r रेज टू गामा को नीचे डाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n रेज टू गामा r रेज टू गामा। अब कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसे मैं हटा के कांस्टेंट लिख देता हूं। समझा यहां तक? समझ में आया क्या? समझ गया? अब P रेज टू गामा को ऊपर लेके जाओ, यानी कि P इंटू P रेज टू माइनस गामा हो जाएगा, P रेज टू गामा ऊपर रहेगा तो P रेज टू माइनस गामा हो जाएगा, इंटू T रेज टू गामा जैसा था वैसा ही इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बेस से में तो पावर ऐड होगी, यानी कि P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जैसे मैंने अभी डिराइव किया है, जैसे मैंने अभी डिराइव किया, अगर आप वो भी याद रखोगे तो आपको आ जाएगा। इतना कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस मैंने इस पर लगाया नहीं है। तो PP या तो PT रिलेशनशिप आप ऐसे निकाल सकते हो, और ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है तो रख लेना, कोई इसमें बुरी बात है नहीं। चलो इसे नोट करना, मैं रफ करता हूं और बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप कैसा होगा, स्लोप की इक्वेशन क्या होगी, उसकी बात करेंगे। इसे नोट कर लो। बात करते हैं स्लोप और ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी प्रोसेस है यहाँ पे टोटल 4 प्रोसेस हैं, मुझे चारों प्रोसेस के ग्राफ और उनके स्लोप दोनों चीजें याद रखनी है, क्योंकि सबके अलग अलग है और उससे बहुत सारे घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे। तीनों एग्जाम में आएंगे, जेई, नीट, MST, CT, तीनों में आएंगे। समझ गए? तो ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो और ध्यान से नोट करो। स्लोप एंड ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो अब एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसे होगा मैं बता देता हूं। थोड़ा छोटा बनाता हूं क्योंकि मुझे अभी इसको कंपेयर भी करवाना है। यहां पर प्रेशर, यहां पे वॉल्यूम। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, है ना। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ तेजी से गिरता जाएगा, तेजी से गिरेगा। देखो एकदम जैसे जब वॉल्यूम 0 था तो बहुत ऊपर था, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लगा जूम करके गिरा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लगा जूम करके गिर गया। तो इसका ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा। ये था एडियाबैटिक का क्या, पीवी ग्राफ। इसे क्या कहेंगे, पीवी ग्राफ। अब अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल के बारे में,
इसको कंपेयर करवाता हूँ। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच का रिलेशन कभी कभार पूछ लेते हैं, कंपैरिजन कभी कभार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर P, यहाँ पर V, और आइसोथर्मल का अगर मैं पूछूं, आइसोथर्मल का PV ग्राफ अगर मैं पूछूं तो कैसा आएगा? आइसोथर्मल का थोड़ा तेजी से नहीं, थोड़ा धीरे से गिरता है कि नहीं, थोड़ा धीरे से गिरता है कि नहीं, थोड़ा धीरे से गिरता है कि नहीं। इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ग्राफ जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग प्रोसेस स्लोली कंडक्ट करते हैं। आइसोथर्मल में बहुत स्लो हम लोग प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो स्लोली गिरता है, और इसका ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ, बहुत तेजी से गिरता है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा, इसे एकदम ध्यान से सुनना, इससे एकदम ध्यान से देखना, सुनना, नोट करना कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ is more steeper than that of isothermal process। समझ गए? ये सेंटेंस को ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि आइसोबेरिक, जैसे कि वो असर्शन और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया और आगे भी आएगा कि दोनों में से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में से किसका ग्राफ ज्यादा तेजी से गिरता है, या तो किसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर है। तो हमेशा लिखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ जो है वो ज्यादा स्टीपर है। समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग स्लोप की, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस को निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका यूज करेंगे। आइसोथर्मल में हम किसका यूज करते थे? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का। यहां पर हम लोग PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो अब इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले P को कांस्टेंट रखो और V रेज टू गामा को डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे? V रेज टू गामा में पहले गामा बाहर आएगा, ऊपर गामा -1 हो जाएगा, है कि नहीं, इनटू dV। समझ गए? प्लस अब V रेज टू गामा को कांस्टेंट रखो और P को डिफरेंशिएट करो, यानी कि dP इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है कि नहीं। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को इज इक्वल टू के वो साइड फेंक दो, तो क्या रहेगा? V रेज टू गामा इंटू dP इज इक्वल टू -P गामा V रेज टू गामा -1 इंटू dV। अब dV को यहां ले आओ, V रेज टू गामा को वहां ले आओ, तो dP अपॉन dV इज इक्वल टू -P इंटू गामा इंटू V रेज टू गामा -1 अपॉन V रेज टू गामा। यहां तक समझा? मैंने dP को इज इक्वल टू के ये साइड ले गया, यानी कि dV को dP के नीचे ले गया और V रेज टू गामा को इसके नीचे ले गया। समझ गए? अब क्या होगा? ध्यान से देखो, जब V रेज टू गामा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? V रेज टू माइनस गामा हो जाएगा, है ना। V रेज टू गामा ऊपर जाके V रेज टू माइनस गामा हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, बेस सेम है, दोनों में बेस क्या है? V ही है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी, तो पावर यहाँ पे डायरेक्टली ऐड होगी, है ना। V रेज टू गामा ऊपर जाके माइनस गामा होगा, तो इस पावर से माइनस गामा ऐड होगा, यानी कि माइनस गामा प्लस गामा कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे? -1 बचेगा, क्योंकि गामा गामा तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचेगा? -1। तो V रेज टू -1 क्या है? 1/V, तो dP अपॉन dV
इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन बी इंटू गामा, इंटू गामा। समझ गए? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dp अपॉन dv इज इक्वल टू गामा इंटू माइनस पी अपॉन बी, माइनस पी अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकता हूं। और जरा ध्यान से याद करो, जरा ध्यान से याद करो कि माइनस पी अपॉन वी किसका स्लोप था? माइनस पी अपॉन वी तो आइसोथर्मल का स्लोप था। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि dp अपॉन dv ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dp अपॉन dv आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख सकता हूं? दिख रहा है यहां पे बोर्ड पे? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये आइसोथर्मल है, इसको मैं थोड़ा ये साइड और लिख देता हूं, है ना। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि माइनस पी अपॉन वी किसका स्लोप है? आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आई होप आपको ये जो रिलेशन है समझ में आया होगा, है ना। ये याद रखना, स्लोप याद रखना, है कि नहीं। स्लोप पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो स्लोप ऑफ दोनों प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेसेस का स्लोप याद रखना। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसे नोट करो, मैं ये रफ कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पी डेल्टा वी यूज क्यों नहीं किया? दो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी और पी डेल्टा वी। भैया पी डेल्टा वी हम तभी यूज करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है रे बाबा। जब गैस इनिशियल स्टेट में थी तो उसका प्रेशर था P1, V1 और T1। जब गैस इनिशियल स्टेट में थी तब प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। और जब उस पर मैंने कुछ वर्क डन किया, कुछ तो हुआ उधर, कुछ तो प्रोसेस मैंने किया, तो थोड़ी देर के बाद प्रेशर P1 से P2 हो गया, V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। यानी कि उसका थोड़ा सा गैस में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। कुछ तो मैंने किया, उसमें वर्क डन किया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, कुछ तो हुआ, प्रोसेस कुछ तो हुआ। तो जैसे ही कुछ प्रोसेस हुआ तो P1 P2 में चेंज हो गया, V1 V2 में चेंज हो गया, T1 T2 में चेंज हो गया। यहाँ पर यानी कि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए मैं P डेल्टा V यूज नहीं कर रहा हूं। समझ गए? समझ में आया क्या? और यहाँ पर भी आइडियल गैस का यूज होगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ। चलो अब बताओ कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? अब पीडीवी को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लेक्चर में ही बताया था कि अगर यहाँ पर डीवी है, अगर यहाँ पर डीवी है तो यहाँ पर भी वी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? पी, तो पी को भगाओ, पी की कोई जरूरत नहीं है। अगर डीवी है तो वी का टर्म होना चाहिए। पी है, ठीक है, पी के साथ वी नहीं है ना, पी के साथ वी होना चाहिए। पी अकेला होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डीवी है यानी कि वी यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि पी को यहाँ से भगाओ। अब पी को यहाँ से कैसे भगाएंगे? पी को कैसे भगाएंगे? याद करो कैसे भगाते थे हम लोग, याद करो कैसे भगाते थे। अब यहाँ पे जरा पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रिलेशन याद करो। याद आया? याद आया? इसको याद आया? ये आपको याद आया कि नहीं आया? अब इस वाले इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के, जहां पर के क्या है? कांस्टेंट। तो मैं पी की जगह पर लिखूंगा के अपॉन वी रेस टू गामा, के अपॉन वी रेस टू गामा। यहां तक याद रखो, ये याद रखो। तो पी की जगह पर क्या डालेंगे? इंटीग्रेशन V1 से V2। पी की जगह पर क्या डाल दिया? के अपॉन वी रेस टू गामा इंटू डीवी। अब के तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन V1 से V2 और 1 अपॉन वी रेस टू गामा इंटू डीवी। अब यहां से यहां आ गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, इज इक्वल टू के V1 से V2
और वी रेस टू गामा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी रेस टू माइनस गामा हो जाएगा। नाइस, डीवी क्या आएगा, डीवी आएगा। अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो, कैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि जब x रेस टू n का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। x रेस टू n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि पावर में प्लस वन होगा और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, k इंटीग्रेशन v1 से v2, रुको पहले b रेस टू माइनस गामा को इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे, पावर में प्लस वन कर दो, माइनस गामा प्लस वन कर दिया, और वही को डिनोमिनेटर में डाल दो, माइनस गामा प्लस वन। समझ गए, पावर में प्लस वन किया, माइनस गामा प्लस वन, और उसी को डिनोमिनेटर में डाल दिया, माइनस गामा प्लस वन को डिनोमिनेटर में डाल दिया। समझ गए, ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन v1 से v2। समझ में आया, यस सर आ गया। के अब पहले अपर लिमिट अंदर डालो, बाद में लोअर लिमिट अंदर डालो। तो पहले अपर लिमिट क्या है, v2, तो v की जगह पर v2 डाल दो अपॉन माइनस गामा प्लस वन, माइनस अब v1 डालो, अब v की जगह पर क्या डालो, v1 डालो, तो v1 रेस टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। समझ गए, अब डिनोमिनेटर सेम है तो k v2 माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। यहां तक समझा है सबको, ये सर समझ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि K। ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि पी वी रेस टू गामा तो कॉन्स्टेंट है। P और V, P प्रेशर और वॉल्यूम रेस टू गामा का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आने वाला है, यानी कि जब प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, उनका अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो कांस्टेंट आएगा। जब प्रेशर P2 था और V2 था, उनका प्रोडक्ट लूंगा तो भी कांस्टेंट आएगा, यानी कि P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इक्वल टू K। हाँ कि ना, ये समझा कि नहीं समझा, ये समझा कि नहीं समझा, समझा। तो अब P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू K है, P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू भी K है। तो अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस K को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या हो जाएगा, K इंटू V2 रेस टू माइनस गामा प्लस वन माइनस K इंटू V1 रेस टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। अब यहां पर K की जगह पर डालो P2 V2 रेस टू गामा, P2 V2 रेस टू गामा V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस, अब इस K की जगह पर डालो P1 V1 रेस टू गामा, P1 V1 रेस टू गामा इंटू V1 रेस टू माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। यहां तक समझा है सबको, यस सर समझ गया। अब यहां पर देखो बेस सेम है तो ये गामा और ये गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी बेस सेम है तो गामा गामा कैंसिल, प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, V2 है, V2 रेस टू गामा है इंटू V2 रेस टू माइनस गामा प्लस वन है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो V2 रेस टू गामा माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा, है ना। ये सब ऐड हो जाएंगे तो गामा गामा कैंसिल होकर सिर्फ V2 रेस टू वन बचेगा, है ना, V2 रेस टू वन बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ V2 रेस टू वन बचेगा, यहाँ पर V1 रेस टू वन बचेगा, यानी कि PV2 माइनस PV1 अपॉन सॉरी P1 ये P2 और ये P1 P2 P1 अपॉन माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन। ये समझा कि नहीं समझा, ये है रिलेशन आपका वर्क डन का। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। अब ये मैं रफ कर रहा हूं, इसे नोट कर लो, इसके ऊपर और हम रिलेशन डिराइव करेंगे, इसको नोट कर लो। अब आपको ये रिलेशन तो पता ही होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू, अभी हमने किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट हीट एक्सचेंज होती नहीं है तो डेल्टा क्यू जीरो है, तो ये तो आपको पता है कि नहीं। अब जहाँ ध्यान देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है हम लोग इंटरनल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है,
एन सी वी डेल्टा टी, है कि नहीं? यही होती है ना, ये तो पता है ना। अगर नहीं पता तो इंटरनल एनर्जी का लेक्चर जाके देख लो, मैंने बनाया एकदम अच्छे से, वहां पे बताया मैंने। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी क्या होता है, एफ बाय टू आर, है ना। सीवी की वैल्यू क्या होती है, एफ बाय टू इंटू आर। तो सीवी के जगह पर डाल दो एफ बाय टू इंटू आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1। अब एक बात और ध्यान डालो कि यहां पर ये जो भी गैस हो रही है वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है तो nRT1 होगा। अगर प्रेशर 2 है, वॉल्यूम 2 है तो nRT2 होगा। तो P1V1 इज इक्वल टू nRT1, P2V2 इज इक्वल टू nRT2। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू को बाजू में डाल दो, एफ बाई टू एन आर T2 माइनस T1। डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू एन आर T2 माइनस एन आर T1, है कि नहीं। अभी एन आर T1 की जगह पर क्या डालोगे, P1V1, एन आर टू की जगह पर P2V2। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू P2V2 माइनस T1V1, है ना। ये तो पता ही है ना। अगर पहले मैंने पहले ही बता दिया कि अगर P1V1 और T1 है तो थोड़ी देर के बाद गैस का प्रेशर बन जाएगा P2, वॉल्यूम बन जाएगा V2 और टेम्परेचर बन जाएगा T2। तो P1V1 है तो nRT1 होगा, P2V2 है तो nRT2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ गए, ये सर समझ गए। आगे बताओ क्या होगा। अब ये जो गामा का रिलेशन याद करो जरा। गामा क्या है, 1 प्लस 2/f। तो यहां पर गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/f, यानी कि f क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। f क्या बन जाएगा, 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो इस f की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो f क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2। f क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 जैसा था वैसे। तो 2 कैंसिल होगा और अंदर क्या बचेगा, P2V2 माइनस P1V1। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या हो गया, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। समझ गए। हमें वर्क डन का वैल्यू क्या आया था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यानी कि 1 माइनस गामा, है ना, ये आया था। और यहां पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्या है, डेल्टा यू हमारा, ये क्या है हमारा डेल्टा यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर 1 माइनस गामा चाहिए, है कि नहीं। हमें यहां पर 1 माइनस गामा चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखना कि अगर मैं दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये माइनस को मैं नीचे ले गया, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस गामा, है कि नहीं। ठीक है, बनेगा 1 माइनस गामा बन जाएगा। तो माइनस डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही है, वर्क डन के इक्वल आ रही है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहां पर प्रूफ हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, माइनस डेल्टा यू की वैल्यू वर्क डन के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए। अब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको आप nRT के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो कि P2V2 की जगह पर डाल दो nRT2 माइनस nRT1, यहाँ पर P1V1 की जगह पर, और 1 माइनस गामा, यानी कि यहां पर इसे ऐसा लिख सकते हो कि nRT2 माइनस T1 इज 1 माइनस गामा, है ना, वर्क डन का फॉर्मूला। समझ में आया, ये समझ में आया आपको। ये जो रिलेशंस मैं बता रहा हूं यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। समझ गए, समझ में आया क्या, ये सर आ गया। अब हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे आज के लेक्चर में क्या किया, इसे रफ कर लो, मैं इसे नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। सो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है, वेरी वेरी फास्ट,
है ना, वेरी वेरी फास्ट होती है, ये बात ध्यान रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है, ये चीज भी याद रखना। अगर हीट एक्सचेंज 0 है तो Q भी 0 है, डेल्टा Q भी 0 है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लियो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये चीज भी याद रखना, है ना, ये चीज भी याद रखना। अब इसमें स्लोप, इसकी इक्वेशन क्या होगी, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, ये वाला इक्वेशन याद रखना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ये याद रखना। और क्या याद रखना, और क्या याद रखना कि इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप होता है dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस गामा P अपॉन V, याद रखना। इसका 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 ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ एकदम तेजी से गिरता है, पीवी का ग्राफ, है कि नहीं। इसका वर्क डन कितना होता है, वर्क डन की वैल्यू क्या है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है, बहुत कीमती कीमती चीजें पढ़ी है हमने, है ना। ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है आपको। और अब जरा है ना, बहुत ध्यान से इन सबको पढ़ना, एकदम हर एक चीज जो मैंने इस लेक्चर में आपको सिखाई है बारीकी बारीकी से उसे पढ़ना, एकदम फोकस के साथ पढ़ना। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे के सारे राइट जाएंगे, आपके सारे के सारे राइट जाएंगे, मैं मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, आपके सामने पूरा मैंने रख के रख दिया, थाली में रख दिया, अभी खाने का काम आपका है ना। थाली मैंने परोस के दे दी आपको, अब खाओ, जी भर के खाओ, है ना। ये जो कंटेंट मैंने बनाया है ये आपके लिए खाना है, जी भर के खाओ और यूज करो, इस एनर्जी को यूज करो, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स का। तो लेक्चर आज का यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पढ़ते रहिए, टेक केयर।